तो आज हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। प्रोसेस के कितने स्टेट होते हैं उनकी डायग्राम हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होने वाली होती है एक्चुअल में, तब वो क्या होती है, पहले क्या होता है, वो प्रोग्राम होता है, और वो प्रोग्राम क्या होता है, बाद में प्रोसेस बन जाती है। मतलब आपकी प्रोसेस ही क्या होती है, उस वक्त प्रोग्राम होती है। आपके सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, आपका प्रोग्राम होता है, आपको मालूम है। तब वो प्रोसेस एक्चुअली क्रिएट नहीं हुई होती है, तब वो किस में होती है, कौन सी स्टेट में होती है, आपके न्यू स्टेट में। उसके बाद जब वो प्रोसेस क्रिएट होती है सेकेंडरी मेमोरी से, वो कहाँ आ जाती है, मेन मेमोरी में। ये आपको पता है, प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आ जाता है, मेन मेमोरी में। यानी वो प्रोसेस क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। प्रोग्राम की प्रोसेस क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। यानी आपकी जो रेडी स्टेट है वो कहाँ एग्जीक्यूट होती है, आपके मेन मेमोरी में। और यहाँ पे देखिए, न्यू कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, यानी हार्ड डिस्क पे। तो यहाँ पे देखिए, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद वो कहाँ जाती है, रेडी में। अब यहाँ पे देखिए, एक बार प्रोसेस क्रिएट हो गई तो वो कहाँ आ जाएगी, रेडी स्टेट में। डायरेक्टली वो रन होगी नहीं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगी नहीं, पहले वो कहाँ आएगी, रेडी में। मतलब इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट, नॉट इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग, इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट। मतलब रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो रेडी होने के बाद वो कहाँ जाएगी, रन के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, रन होगी कोई प्रोसेस तो वो कौन सी स्टेट में जाएगी, रेडी में से रन में जाएगी। यहाँ पे देखिए, शेड्यूल होगी या डिस्पैच होगी। मतलब सिंपली हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, रेडी क्यू में से उसे पिक करेगा और क्या करेगा, रन करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा, जिसे हम कहते हैं डिस्पैचर या शेड्यूल कहते हैं, और डिस्पैच करता है। ठीक है, ये दो अलग ऑपरेशन है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि रन होने के बाद अगर वो प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, मतलब उसका जितना भी टाइम होगा उसका टाइम क्या हुआ, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वो प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद क्या होगा, वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब कोई भी प्रोसेस रन करने के बाद अगर कंप्लीट होगी तो वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट यानी आपके सिस्टम में से रिमूव हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। आपकी जो भी मेन मेमोरी होगी या उस प्रोसेस को जितना भी मेमोरी लगेगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 स्टेट कॉमन है। कोई भी प्रोसेस को मिनिमम कितने स्टेट चाहिए होते हैं, 4 स्टेट चाहिए होते हैं, न्यू, रेडी, रन एंड टर्मिनेट। ये 4 स्टेट में से कोई भी प्रोसेस पास होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे एक स्टेट है वेट और ब्लॉक, जिसे हम 2 नाम से देख सकते हैं या बुला सकते हैं, वेट और ब्लॉक। अब ये वेट में कब जाएगी, अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई प्रोसेस को इनपुट आउटपुट लग रहा है या किसी इवेंट का वो वेट कर रही है, तब वो कहाँ जाएगी, वेट स्टेट में जाएगी। यानी मैंने आपको बताया था, प्रोसेस को 2 टाइम की जरूरत होती है, एक होता है सीपीयू टाइम और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट टाइम। ठीक है, इनपुट आउटपुट अगर प्रोसेस को लग रहा है तो वो वेट स्टेट में जाएगी। अब आप कहेंगे कि रन में से रेडी में क्यों नहीं जा रही, मतलब जब उसे इनपुट आउटपुट लग रहा है तो रन में से रेडी में क्यों नहीं जा रही। क्या होगा, अगर रन में से रेडी में जाएगी तो अगली बार फिर से आपका प्रोसेसर क्या करेगा, आपका सीपीयू क्या करेगा, उसे फिर से उठाएगा और कहाँ पुट करेगा, उसे रन में पुट करेगा। मतलब फिर से वो एग्जीक्यूट करने के लिए आएगी और फिर से आपको कहाँ डालना पड़ेगा, उसे वेट में डालना पड़ेगा। इसके लिए पहले ही अगर हमने वेट में डाल दिया तो ये जो साइकिल है, मतलब ये साइकिल रिपीट नहीं होगा। डायरेक्टली हम कहाँ डाल देंगे, उसे वेट में देंगे, और जब ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसका कंप्लीट होगा तभी हम फिर से कहाँ देंगे, उसे रेडी में देंगे। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर यूजर से कुछ इंटरेक्शन चाहिए, मतलब यूजर से कुछ इनपुट चाहिए, स्कैन फंक्शन वगैरह होगा, 1 दबाने के बाद एडिशन होगी, 2 दबाने के बाद सब्ट्रैक्शन होगी, ऐसा कुछ इनपुट आउटपुट अगर प्रोग्राम को लग रहा है हमारे, तो वो कहाँ पर वेट करेगी, जब तक वो इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं होता तब तक कहाँ वेट करेगी, वेट स्टेट में करेगी। और कंप्लीट होने के बाद फिर से कहाँ जाएगी, रेडी। मतलब उसका इनपुट आउटपुट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद वो रेडी में जाएगी, और रेडी के बाद उसका जो भी, सपोज मैंने प्रिंटफ, मतलब जो भी हमारा आउटपुट है वो मैंने डिस्प्ले किया होगा, तो वो रन में क्या हो जाएगा, उसका जो भी आउटपुट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये 5 जो स्टेट है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए या प्रोसेस को मैनेज करने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लगते हैं। कौन से 4 स्टेट, न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट एंड वेटिंग। ठीक है, ये 4 स्टेट है। अब यहाँ पे देखिए,
न्यू कहाँ होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब वो प्रोग्राम ही होता है। प्रोसेस क्या होती है, पहले प्रोग्राम होती है, वो प्रोग्राम मतलब किस में होता है, आपकी प्रोसेस उस वक्त प्रोग्राम होती है तब न्यू स्टेट में होती है। क्रिएट होने के बाद रेडी में जाती है, यानी मेन मेमोरी में वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद रन में जाती है। रन भी ऑपरेशन आपका कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम लोड होने के बाद मेन मेमोरी में जाता है और वहीं पे वो क्या होता है, रन होता है। और टर्मिनेट होने के बाद जो भी मेन मेमोरी हमने असाइन की होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जब हम वेट करेंगे किसी भी प्रोसेस को, अगर रन करने के बाद इनपुट आउटपुट लग रहा है तो हम अगर वेट करेंगे तो ये वेट कहाँ होता है, ये भी होता है हमारा मेन मेमोरी में वेट होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर वेट करने के बाद वो कंप्लीट होने के बाद फिर से कहाँ जाएगी, रेडी स्टेट में जाएंगी। ठीक है, ये फ्लो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेडी। अब ये रेडी में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस भी आ सकते हैं आपके। मैंने एक प्रोसेस को बताया, ये एक्चुअली क्या होता है, हमारा क्यू होता है। क्या होता है, हमारा क्यू होता है। और यहाँ पे देखिए सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्यू में क्या होता है, सपोज हमारी P1 प्रोसेस आ गई, P2 आ गई, अप टू क्या हो गया, P100 तक आ गया। यानी आपका अगर क्यू है, इस क्यू में क्या हो गई, 100 प्रोसेस आ गई। हमारी कैपेसिटी कितनी है, सपोज 100 प्रोसेस की कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी कहाँ से डिसाइड की जाती है, हमारे रिसोर्स से डिसाइड की जाती है। रिसोर्स मतलब आपकी मेमोरी, आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी अवेलेबल है, उससे आपकी क्यू की साइज क्या होती है, डिसाइड होती है। सपोज P101 प्रोसेस अगर आ गई, 101 नंबर की प्रोसेस अगर आ गई, तब यहाँ पे जगह होगी क्या इस रेडी क्यू में, नहीं। तो ये प्रोसेस डायरेक्टली कहाँ हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी, सस्पेंड रेडी में। ये भी एक प्रकार का क्यू होता है। और ये कहाँ होता है, हमारे मेन मेमोरी में नहीं होता है। ये क्यू हमारा कहाँ होता है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर होता है। ठीक है, हमारे हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। और इसकी मेमोरी भी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो आपको पता है मेमोरी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हमारी रेडी क्यू अगर फुल हो गया, तब जो अगली प्रोसेस आएगी उसे हम कहाँ पुट करेंगे, हमारे सस्पेंड रेडी क्यू में पुट करेंगे। मतलब इसके रेडी के क्यू में हम क्या करेंगे, वो प्रोसेस पुट करेंगे। मतलब आपका क्यू फुल होने के बाद जितने भी प्रोसेस आएंगे सब कहाँ आएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद भी अगर उनका मतलब सपोज वो प्रोसेस सपोज हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगी, सपोज वो प्रोसेस क्या होगी, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगी, तो वो नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली क्या होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, मैं प्रायोरिटी के बारे में बताता हूँ आपको। पहले सस्पेंड के बारे में जानिए। सस्पेंड रेडी में कब आएगी, जब रेडी क्यू क्या होगा, फुल होगा। अब यहाँ पे देखिए सेम कंसेप्ट है। सस्पेंड वेट में कब आएगी, जब आपका वेट क्यू, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या होता है, क्यू होता है। इसमें भी वेट करने वाले प्रोसेस के क्या होते हैं, नंबर होते हैं। सपोज P20, P21 जितने भी प्रोसेस होंगे उनके सबके क्या हो गए, यहाँ पे नंबर हो गए। सपोज ये क्यू भी क्या हो गया, फुल हो गया। फुल होने के बाद यहाँ पे जितने भी प्रोसेस बाद में आएंगे वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, आपके सस्पेंड वेट में जाएंगे। ये भी क्या होता है, हमारा क्यू होता है। और सस्पेंड ये ऑपरेशन जनरली कहाँ होता है, हमारे हार्ड डिस्क में होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में होता है। यहाँ पे देखिए सभी ऑपरेशन हमारे क्या हो रहे हैं, मेन मेमोरी में वर्क हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ सस्पेंड और ये सस्पेंड क्या हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी पे वर्क हो रहा है। और हमारा न्यू जो ऑलरेडी प्रोसेस हमारा जो स्टार्टिंग में प्रोग्राम होती है वो भी कहाँ होती है, मेन सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्यू फुल होने के बाद कहाँ आती है प्रोसेस, सस्पेंड में आती है। और रेडी क्यू फुल होने के बाद रेडी का सस्पेंड में क्या आती है, प्रोसेस आती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रन में से अगर रेडी में प्रोसेस कब ट्रांसफर होती है, यानी रन हो रही है कोई प्रोसेस तो वो रन में से रेडी में क्यों ट्रांसफर होती है। यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी की वजह से या टाइमर की वजह से। मैंने आपको बताया था हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेस। सपोज हमारी रन में एग्जीक्यूट हो रही है P1 जिसकी प्रायोरिटी क्या है, लो है। सपोज हमारी एक प्रोसेस क्रिएट हो गई P2, वो किस में आ गई, हमारी रेडी क्यू में आ गई, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई प्रायोरिटी है। अब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अगर रेडी क्यू में आ गई तो क्या होता है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप होके कौन सा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। मतलब P1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप होके कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, हमारी P2 की। अब यहाँ पे स्टॉप होगी मतलब पूरी रिमूव नहीं होगी, वो कहाँ पे फिर से स्टोर हो गया, हमारे रेडी क्यू में, क्योंकि उसमें कुछ डेटा है जो अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है। वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हुई क्या, नहीं, इसलिए वो फिर से शिफ्ट कहाँ की जाएगी, P1
हमारे रेडी क्यू में, और ये जो P2 प्रोसेस है जो हाई प्रायोरिटी है वो कहाँ पे रन होगी, आपके यहाँ इस स्टेट में रन होगी। समझ में आ रहा है? P1 कहाँ शिफ्ट हो गया आपके रेडी में, और रेडी में जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो कहाँ शिफ्ट हो गया हमारे रन में। तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी रन में से प्रोसेस रेडी में कब आती है, जब उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, लो होती है, और एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए आती है, तब वो प्रोसेस कहाँ शिफ्ट की जाती है, हमारे रेडी क्यू में। अब ये टाइमर क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइमर होता है जो आपको बताया था मैंने, 2 मिलीसेकंड का बताया था। मतलब P1 कितने के लिए एग्जीक्यूट हो रही है, 2 मिलीसेकंड, P2 कितने के लिए हो रही है, 2 मिलीसेकंड। मतलब मैंने J1 J2 इस एग्जांपल के थ्रू बताया था आपको। इसका सपोज टाइम है 4 मिलीसेकंड, वो कितनी एग्जीक्यूट हो रही है, 2 मिलीसेकंड, मतलब कितने बच गए, 2 मिलीसेकंड। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, P2 एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट टाइम P3, फिर से क्या होगी हमारी P1 एग्जीक्यूट होगी। इस तरह अगर किसी प्रोसेस में टाइमर अगर दिया है तो वो क्या होती है, वो प्रोसेस भी रनिंग में से कहाँ आती है, रेडी क्यू में आती है। मैंने मल्टीटास्किंग में आपको बताया था कि मल्टीटास्किंग किस मोड पे वर्क करता है, प्रीएम्प्टिव मोड पे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए प्रीएम्पशन ऑकर होता है, इसी वजह से क्या होता है, पहली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप होके दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी न्यू प्रोसेस जिसकी हाई प्रायोरिटी हो वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। ये प्रायोरिटी की वजह से भी हो सकता है प्रीएम्पशन ऑकर, और आपके टाइमर के यानी आपके टाइम क्वांटम की वजह से भी हो सकता है। यानी आपके जो भी टाइम दिया है पर्टिकुलर, उस टाइम के लिए एग्जीक्यूट होती है, और फिर से दूसरी प्रोसेस उसी टाइम के लिए एग्जीक्यूट होती है, मतलब प्रीएम्पशन ऑकर होता है। ठीक है, टाइमर के बारे में आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, जब हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम देखेंगे उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक सस्पेंड वेट के बाद यहाँ पे सस्पेंड रेडी में एक प्रोसेस यानी एक ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब कौन सी प्रोसेस सस्पेंड वेट के बाद सस्पेंड रेडी में जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया वेट का अगर क्यू फुल हो गया तो उसके बाद उसके क्यू की कैपेसिटी के बाद, मतलब उसकी मेमोरी जितनी होगी उस क्यू को असाइन की हुई, उसके मेमोरी के बाद जो भी प्रोसेस आएगी फुल होने के बाद वो कहाँ जाएगी, डायरेक्टली आपके सस्पेंड वेट में। सपोज ये P32 कहाँ आ गई, सस्पेंड वेट में। अब ये इनएक्टिव नहीं रहती, ये प्रोसेस भी क्या होती है, एक्टिव ही होती है। आप अगर कहेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी में आने के बाद वो एक्टिव नहीं होगी, ऐसा नहीं है, वो एक्टिव ही रहती है। सपोज यहाँ पे आने के बाद उसका क्यों आई है वो वेट में, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के कारण या कुछ इवेंट हो गए। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अगर इसके कंप्लीट हो गए वो एक्टिव ही रहती है। सपोज इसके कंप्लीट हो गए तो वो कहाँ जाएगी, फिर से आपके सस्पेंड रेडी में जाएगी, और रेडी में जाने के बाद जब आपके इस रेडी क्यू में स्पेस अवेलेबल हो जाएगी, मतलब अगर स्पेस इस मेमोरी इस रेडी क्यू की मेमोरी अगर फुल नहीं है, इस क्यू की मेमोरी अगर फ्री है, मतलब स्पेस है इस प्रोसेस के लिए, तो ये प्रोसेस P32 का आएगी आपके सस्पेंड रेडी में आएगी, और रेडी के बाद यहाँ पे रिज्यूम होके कहाँ आएगी, आपके रेडी क्यू में आएगी, और रेडी क्यू के बाद यहाँ पे कहाँ आएगी, रन पे आएगी, और रन होने के बाद सिंपली क्या होगी, टर्मिनेट होगी कंप्लीशन होने के बाद। तो ठीक है, आपको सभी स्टेट समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा शेड्यूलर कहाँ यूज होता है। 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं हमारे सिस्टम में, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, तीसरा होता है मीडियम टर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हमारी कोई प्रोसेस क्रिएट होने को तैयार होती है या प्रोग्राम ही होती है, और प्रोग्राम होने के बाद वो जब क्रिएट होती है तब वो क्रिएट करने का काम किसका होता है, हमारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसको नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस क्रिएट होने के बाद वो बहुत सारे फेज में से क्या होती है, पास होती है। क्रिएट होने के बाद उसे टर्मिनेट होने तक बहुत सारी चीजों में से पास होना पड़ता है, और लास्ट में वो क्या होती है, टर्मिनेट होती है, मतलब वो क्या होती है, रिमूव की जाती है या डिलीट की जाती है। इसलिए इसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिएशन ऑपरेशन बहुत समय तक क्या होता है, पास होता है या चलता रहता है। उसके बाद देखिए रेडी में से अगर रन करनी है कोई प्रोसेस, मतलब रेडी स्टेट में से अगर रन स्टेट में अगर पास करनी है, तो इस किस शेड्यूलर का काम है, ये तो कौन सा शेड्यूलर करता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडी में क्या होगा, आपका क्यू होगा, क्यू में से सिंपली क्या करनी है, हमें प्रोसेस पिक करनी है और क्या करनी है, मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करनी है, उसका कोड क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये काम कैसा है, शॉर्ट काम है, इसलिए यहाँ पे कौन सा शेड्यूलर वर्क करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक्चुअली यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं,
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेस को पिक करना, रन करने के लिए। पिक करने के बाद वो क्या करता है, हमारे डिस्पैचर को कॉल करता है, हमारे डिस्पैचर को क्या करता है, कॉल करता है। और ये डिस्पैचर क्या करता है, पिक करने के बाद वो रन करने का काम कौन करता है, आपका डिस्पैचर। और अगर रन में कोई प्रोसेस है और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आने के बाद रन में से फिर से रेडी में जाने का काम, मतलब किसी प्रोसेस को रन में से रेडी में डालने का काम भी कौन करता है, आपका डिस्पैचर ही करता है। मतलब रेडी में से रन में से रेडी, ये करने का काम कौन करता है, आपका डिस्पैचर। रन में से रेडी में क्यों आता है, जब प्रीएम्पशन ऑकर होता है। और प्रीएम्पशन दो कारणों से ऑकर होता है, मैंने आपको बताया। एक प्रायोरिटी है और दूसरा है टाइमर यानी टाइम काउंटर, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद देखिए, जहां पर भी सस्पेंड ऑपरेशन हो वहां पे क्या होता है, हमारा मिड टर्म शेड्यूलर यूज होता है। कौन सा शेड्यूलर यूज होता है, हमारा मिड टर्म। यहाँ पे देखिए सस्पेंड वेट भी है और यहाँ पे सस्पेंड रेडी भी है। यहाँ पे भी कौन सा शेड्यूलर यूज होगा, हमारा मिड टर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो सस्पेंड का ऑपरेशन है वो ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, ये मीडियम ऑपरेशन है। यहाँ पे कौन सा शेड्यूलर यूज करता है, हमारा मिड टर्म। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, रेडी में से रन होने के लिए क्या होता है, स्विच होता है। यहाँ पे देखिए P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है, क्यों, क्योंकि वो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है। और P2 हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी में आने के बाद वो क्या होती है, रन होती है। मतलब पहली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप होके लो प्रायोरिटी का कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, हमारी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। बीच में ये जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब स्विचिंग का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या किया जाता है, आपकी जो पहली प्रोसेस है जो स्विच करने वाली है, मतलब P1 हम कहाँ डालने वाले हैं, रेडी में। तो इसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसका जो डेटा है वो हमें क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है और बाद में फिर से क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हम इसका डेटा क्या करते हैं, राइट बैक करते हैं फिर से, मतलब कहाँ स्टोर करते हैं हम, और स्टोर करने के बाद फिर से कहाँ क्या करते हैं, उसको रन करने के लिए लोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए old process simply old process is replaced with new process is nothing but context switch, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए मिड टर्म शेड्यूलर में क्या होता है, स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सस्पेंड हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए सस्पेंड हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है। मतलब आपका रेडी क्यू में से अगर एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो गई तो ये जगह क्या हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये जगह क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। फ्री होने के बाद इस प्रोसेस को हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे रेडी क्यू में। सिंपली आपके वेट क्यू में जो भी वेट क्यू हमारा फुल हुआ होगा उसमें से अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, यानी एक प्रोसेस अगर ऊपर गई रेडी में, तो वो क्या हो जाएगी, वो जगह क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। फ्री होने के बाद वो जो हमने वेट में डाली थी, सस्पेंड वेट में, वो प्रोसेस कहाँ डाल सकते हैं, हम उस जगह में क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, हम स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैपिंग परफॉर्म होता है, क्या होता है, स्वैपिंग। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर में क्या होता है, यहाँ पे स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पॉइंट अगर समझ में नहीं आए होंगे अभी, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते जाइए आगे आगे, क्योंकि कुछ पॉइंट है जो आपको आगे जाके समझ में आएंगे और एंड में सभी डॉट क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और आपको कंप्लीट पिक्चर जो है वो समझ में आ जाएगी। यानी एंड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी सब कुछ आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेड्यूलिंग क्यू। शेड्यूलिंग में कौन से क्यू होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले होता है हमारा जॉब क्यू। जॉब क्यू मतलब प्रोसेस क्रिएट होने से पहले क्या होती है, हमारी प्रोग्राम होती है, और नंबर ऑफ प्रोग्राम क्या होते हैं, हमारे एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो सकते हैं, वो सब का आएंगे हमारे जॉब क्यू में आएंगे। जब प्रोग्राम रन होने के लिए रेडी होते हैं, मतलब जब प्रोग्राम क्रिएट होते हैं, प्रोसेस बनने के लिए क्रिएट होती है, प्रोसेस जब क्रिएट होती है तब वो कहाँ आती है, हमारे रेडी क्यू में आती है। रेडी में क्या होती है, प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट, वो कहाँ आते हैं, सब प्रोसेस रेडी में आते हैं। और जब वो शेड्यूल होते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए शेड्यूल किए जाते हैं, तब वो कहाँ आते हैं, हमारे सीपीयू में, यानी हमारे रन स्टेट में आते हैं। उसके बाद अगर वो प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, मतलब कंप्लीशन पूरा हो गया उस प्रोसेस का, तो वो सिंपली क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। हमने पिछले स्टेट डायग्राम में देखा था। यहाँ पे देखिए रेडी के बाद वो कहाँ आ जाती है, अगर रेडी क्यू हमारा फुल हो गया, उसमें असाइन की हुई मेमोरी
अगर फुल हो गई, रेडी क्यू को जो मेमोरी असाइन की है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अगर फुल हो गई तो उसके बाद आने वाली सब प्रोसेस कहाँ जाएंगे, हमारे सस्पेंड रेडी में जाएंगे। सस्पेंड रेडी में जाने के बाद मतलब सस्पेंड करने का काम कौन करता है, हमारा मिड टर्म शेड्यूलर करता है। और जब हमारे रेडी क्यू में स्पेस अवेलेबल हो जाएगी, स्पेस कैसे अवेलेबल होगी, अगर कोई प्रोसेस रन हो गई और टर्मिनेट हो गई उसके बाद वो स्पेस क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। अवेलेबल होने के बाद सस्पेंड में से फिर से रिज्यूम होके कहाँ आएगी, प्रोसेस रेडी में आएगी। सिंपली यहाँ पे देखिए शेड्यूलर का काम कौन करता है, शेड्यूल करने का प्रोसेस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, क्योंकि सिंपली प्रोसेस रेडी में से पिक करने की और रन करने की ये काम किसका होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, और ये सस्पेंड का मिड टर्म शेड्यूलर का। अब यहाँ पे देखिए अगर सीपीयू में से अगर हमारी प्रोसेस ब्लॉक में गई, ब्लॉक यानी हमारी वेटिंग स्टेट में गई, दो कारणों से जाती है, मैंने आपको बताया था। अगर कोई इवेंट ऑकर हो गया तो जाती है, या फिर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाती है। ये ऑपरेशन अगर कंप्लीट हो गए तो फिर से कहाँ जाएगी, रेडी में जाएगी। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपको पता है, कुछ इनपुट आउटपुट अगर लग रहा है, लेकिन इवेंट क्या होते हैं, इवेंट यानी कोई प्रोसेस को अगर एक्सटर्नल इवेंट लग रहे हैं तो वो कहाँ जाएगी, इवेंट क्यू में जाएगी। यहाँ पे भी क्यू होता है, मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे स्टे कर सकती है। अब ये इवेंट एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, इसमें सेमाफोर वगैरह कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, हम वो अगले नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, मतलब इसके चैप्टर में देखेंगे, उसमें आपको सिंपली या अच्छी तरह से इवेंट समझ में आएगा, आगे देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइमर और प्रायोरिटी, ये दो सीपीयू रन में से कहाँ आता है, रन में से फिर से कहाँ जाएगा, रेडी में जाएगा। इसमें जाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए टाइमर और प्रायोरिटी। अगर कोई प्रोसेस, मैंने आपको बताया था, अगर कोई प्रोसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अगर आ गई तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो सीपीयू पे वर्क कर रही है वो कहाँ जाएगी, पहले रेडी क्यू में जाएगी, और रेडी क्यू में जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो कहाँ जाएगी, हमारे सीपीयू में जाएगी रन होने के लिए। मतलब प्रायोरिटी की वजह से क्या होता है, कोई प्रोसेस क्या होती है, रेडी में जाती है, और रेडी में से क्या आ जाती है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस सीपीयू में जाती है। प्रायोरिटी के कारण भी आपका ये कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली ये कंसेप्ट है हमारा प्रीएम्पशन का कंसेप्ट है। मतलब मैंने आपको दो मोड बताए थे, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। और दूसरा कारण होता है प्रीएम्पशन के लिए, प्रीएम्पशन मैंने आपको बताया था, एक प्रोसेस स्टॉप होकर दूसरी प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हम सिर्फ एक सीपीयू कंसीडर कर रहे हैं। कितने सीपीयू कंसीडर करने हैं, एक सीपीयू। वन सीपीयू इज इक्वल्स टू वन सीपीयू, मतलब कितना, हमारा वन प्रोसेसर। यहाँ पे अगर मल्टीपल सीपीयू होंगे तो मल्टीपल प्रोसेस क्या होंगे, एट ए टाइम क्या हो सकते हैं, रन हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से आगे जितने भी एग्जांपल देखेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे, उन सब के लिए हम सिर्फ एक सीपीयू क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा प्रीएम्पशन के लिए दूसरी चीज होती है, या प्रीएम्पशन दूसरे दो कारणों से ऑकर होता है, एक प्रायोरिटी और दूसरा है टाइम क्वांटम या टाइमर। टाइमर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, या आपको अगर समझ में नहीं आया होगा वह तो हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम देखेंगे आगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम होता है, एक प्रोसेस स्टॉप होकर दूसरी क्या होती है, स्टार्ट होती है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा फोर्क। फोर्क क्या है, ये सिस्टम कॉल है। ये फोर्क सिस्टम कॉल क्या करता है, हमारी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। इसकी वजह से भी, ठीक है, ये सिस्टम कॉल में हम ये कंसेप्ट देखेंगे, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो अब तक हमने बहुत सारे प्रोसेस स्टेट्स देखे, एक बार रिवाइज करते हैं। पहली प्रोसेस स्टेट देखी हमने न्यू, जो कहाँ पर रन होती है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी पे वर्क होती है। मतलब प्रोसेस उस वक्त क्या होती है, प्रोग्राम होती है, वो क्या होता है, हमारे न्यू स्टेट में होती है। सेकंड हमने देखा न्यू के बाद रेडी। रेडी यानी प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड एंड रेडी टू एग्जीक्यूट। क्रिएटेड होने के बाद, मतलब क्रिएट होने के बाद वो पहले कहाँ आती है, रेडी में आती है, और वो कहाँ होता है, हमारी स्टेट, वो स्टेट कहाँ पे रन होती है, हमारे मेन मेमोरी पे, ठीक है। थर्ड स्टेट हमने देखी थी रन। रन पे क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस रेडी टू रन है, मतलब रन करने के लिए रेडी है, तो वो रेडी में से कहाँ जाती है, रन पे जाती है। और ये कौन करता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। और कोई भी प्रोसेस न्यू क्रिएट करने का काम कौन करता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, क्योंकि क्रिएट होने के बाद टर्मिनेट होने तक उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ पे यूज होता है। और यहाँ पे रन करने के लिए, रेडी में से रन करने के लिए क्या होता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज होता है। ये भी प्रोसेस हमारी कहाँ पर वर्क करती है, मेन मेमोरी पे रन करती है। यानी ये स्टेट कहाँ पे वर्क करती है, मेन मेमोरी पे। चौथी हमने देखी थी स्टेट टर्मिनेट। टर्मिनेट कब होती है प्रोसेस, जब रन में से प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, रन स्टेट में से कंप्लीटली अगर उसका एग्जीक्यूशन हो गया तो वो क्या हो जाती है, सिंपली टर्मिनेट हो जाती है। यानी सिंपली प्रोसेस क्या हो जाती है, हमारे सिस्टम में से रिमूव की जाती है या किल की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखी वेट। वेट और ब्लॉक।
ये दो हमने मतलब दोनों क्या है, एक ही है, वेट और ब्लॉक। वेट में कब जाती है, जब हमारी प्रोसेस रन में से कहाँ जाती है, वेट में जाती है। क्यों, क्योंकि कुछ इनपुट आउटपुट लग रहा है या कुछ इवेंट लग रहा है जो जिसके लिए वो क्या कर रही है, वेट कर रही है, इसके लिए वो कहाँ जाती है, वेट पे जाती है। और वेट पे जाने के बाद वो फिर से कहाँ जाती है, वेट में जाने के बाद वो फिर से कहाँ जाएगी, रेडी में जाएगी। कब जाएगी, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसका क्या होगा, कंप्लीट होगा। उसके बाद हमने देखा दो सस्पेंड देखे हमने, सस्पेंड रेडी एंड 7 नंबर सस्पेंड वेट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके लिए भी मेमोरी दी जाती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में से, और वेट के लिए भी मेमोरी दी जाती है। रेडी मतलब क्या होता है, एक क्यू होता है, और वेट का भी क्या होता है, एक क्यू होता है। उसका कुछ लिमिट होता है, कितने प्रोसेस एट ए टाइम क्या हो सकते हैं उसमें, एक आ सकते हैं उस क्यू में। अगर उस लिमिट के बाद जितने भी प्रोसेस आएंगे वो सब कहाँ जाएंगे, फिर वो सब प्रोसेस हमारे सस्पेंड रेडी में, अगर रेडी में से अगर रेडी का क्यू अगर फुल हो गया तो वो कहाँ जाएगी, सस्पेंड रेडी में जाएंगे, इधर जो भी प्रोसेस आएंगे। और वेट का अगर क्यू फुल हो गया तो उसके बाद जितने भी प्रोसेस आएंगे वो कहाँ जाएंगे, वेट सस्पेंड वेट में जाएंगे। और सस्पेंड वेट के बाद रिज्यूम कब होंगे, जब इधर की प्रोसेस कोई भी एग्जीक्यूट हो गई, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, तो ये स्पेस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद ये इसमें से एक प्रोसेस कोई कौन सी भी क्या हो जाएगी, पिक हो जाएगी। ये सस्पेंड वेट भी क्या होता है, एक प्रकार का क्यू ही होता है, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल प्रोसेस आ सकते हैं। इस सस्पेंड रेडी में भी मल्टीपल प्रोसेस आ सकते हैं। तो ये सब सीक्वेंस, तो यही सब स्टेट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।